हाँ, तो नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता की पाठशाला पे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे में एसएससी एमटीएस हो गया, उसके बाद किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम 9, 10, 11, 12 किसी भी चीज़ की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप सही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। यहाँ पे आपको सारे एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। यूपीएससी का, प्रीलिम्स का, बीपीएससी का, स्टेट पीसीएस का, पीसीएस का, एसएससी का, सारी चीज़ का संपूर्ण तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए, हम लोग पुनः आ चुके हैं। जो हम लोग का सीरीज चल रहा था इतिहास का, प्राचीन इतिहास, जो भारत का प्राचीन इतिहास था, उसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भारत का प्राचीन इतिहास कितने वर्ग में बांटा गया है। तो भारत के प्राचीन इतिहास को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे प्रागैतिहासिक काल हो गया, आदि ऐतिहासिक काल हो गया, उसके बाद ऐतिहासिक काल हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल में जो पाषाण काल है, पाषाण काल को भी 3 वर्ग में बांटा गया है। तो पाषाण काल को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला को बोलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, दूसरा को बोलते हैं मध्य पाषाण काल और तीसरा को बोलते हैं नव पाषाण काल। उसके बाद उसके फेज के अनुसार हम बताए थे आप लोगों को पिछली क्लास में कि किस प्रकार से आजीविका के आधार पे और औजार के आधार पे निम्न पाषाण काल को भी 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल 3 में बांटा गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोगों ने सारा जाना था कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े क्वाड्राइट पत्थर का उपयोग किया जाता था। उसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो वहाँ पे कुछ छोटे छोटे माइक्रोलिथ औजार का उपयोग किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे हम लोग नव पाषाण काल जाएंगे, तब बहुत ही पॉलिश किए चमकदार हथियार का उपयोग किया जाएगा। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे नव पाषाण काल की पूरी विशेषता कि नव पाषाण काल में किस प्रकार से, पहले जब आपको पिछले क्लास में बताया था कि पहले जो यहाँ के लोग थे वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे, यानी वो अभी तक कृषक नहीं बने हैं। इस क्लास में पढ़ेंगे किस प्रकार से जो लोग थे, उस समय के आदि मानव लोग थे, किस प्रकार से खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर बढ़े, यानी किस प्रकार से उन्होंने कृषि का शुरुआत किया। उसके बाद इसी काल में पहिया के आविष्कार के बारे में, पहिया का आविष्कार कैसे हुआ, उसके बाद सारी जानकारी पढ़ेंगे किस प्रकार से कैसे कैसे वहाँ पे लोग रहते थे और नव पाषाण काल में कौन कौन से स्थल है, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन से चीज़ मिले हैं। तो चलिए, आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ें कि नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है न्यूलिथिक एज जिसको हम बोलते हैं, जो आज से 7000 बीसी यानी 7000 ईसा पूर्व के बारे में बात किया गया है। इसके बारे में सबसे पहले बताया एक बहुत बड़े जो खोजकर्ता थे, उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने बताया, इसी काल को उन्होंने क्रांति का काल कहा। क्रांति का काल कहा किस प्रकार से, मतलब मानव जो है, मानव का धीरे धीरे विकास हो रहा है, कैसे पहले जो लोग झुंड बना के चलते थे, किस प्रकार से लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, मतलब यहीं पर स्थायी बस्ती का साक्ष्य मिलता है। सारे बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लगते हैं कि सबसे पहले नव पाषाणकालीन का पहला स्थल था, वो कब खोजा गया, किनके द्वारा खोजा गया। तो सबसे पहले नव पाषाणकालीन का स्थल था जो एक खोजकर्ता, जिनका नाम था लेम सूरियर। लेम सूरियर ने 1860 ईस्वी में, जो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का टोंस नदी घाटी है, वहीं पे सबसे पहले इसका औजार खोजे थे। नव पाषाणकालीन का पहला औजार, जो प्रथम पाषाणकालीन औजार था, प्रथम नव पाषाणकालीन औजार था, वो लेम सूरियर ने 1860 ईस्वी में, जो इलाहाबाद के टोंस नदी घाटी क्षेत्र है, वहीं पे इन्होंने खोजा था, जो एक बहुत ही पॉलिशदार, इससे पहले उन्होंने कभी भी पॉलिश किया औजार नहीं देखा था। औजार बहुत सारा देखा था, जैसे फलक औजार देखा था, क्वाड्राइट पत्थर का बड़ा औजार देखा था, लेकिन अब इस काल में क्या होता है कि उनको पॉलिशदार औजार मिलता है, यानी उनको पता चलता है कि अब बहुत ही हथियार जो है, औजार है, बहुत ही छोटे छोटे और चमकीले बनाए जाने लगते हैं। उसके बाद कहता है कि जो सबसे पहले इस पर इन्होंने किया था और इस काल की विशेषता को बताया, एक थे, उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड ने बताया, इस काल को कहा क्रांति का काल। क्यों क्रांति काल कहा? क्योंकि पहले जो यहाँ के जो निवासी थे, यहाँ के जो लोग थे, वो कृषक नहीं थे, मतलब सिर्फ पशुपालक थे, पशुओं को पालते थे, यानी मध्य पाषाण काल होते होते पशुओं को पालने लगे थे। उसके बाद क्या करते थे कि वहाँ पे खाद्य संग्राहक थे, मतलब भोजन को जमा करते थे। उसके उनका मतलब खाद्य उत्पादक नहीं थे, लेकिन इस काल में, नव पाषाण काल में, वहाँ के जो लोग थे, खाद्य संग्राहक से सीधा खाद्य उत्पादक की ओर बढ़ते हैं, यानी कृषि करना शुरू करते हैं। तो इसी काल में कृषि की हम लोग को पहला साक्ष्य मिला है। कहाँ साक्ष्य मिला उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले इस काल की विशेषता सबसे पहले गार्डन चाइल्ड ने बताया था, और गार्डन चाइल्ड ने ही इस काल को क्रांति का काल कहा। यानी क्रांति का काल किसने कहा? तो एक वैज्ञानिक, एक बहुत खोजकर्ता थे, उनका नाम था गार्डन चाइल्ड। उन्होंने इस काल को क्रांति का काल कहा, और इसे खाद्य उत्पादक संस्कृति भी कहा। खाद्य उत्पादक संस्कृति क्यों कहा? क्योंकि खाद्य उत्पादक संस्कृति इसलिए कहा क्योंकि इस काल में ही सबसे पहले जो लोग खाद्य संग्राहक थे, यानी भोजन को जमा करते थे, इकट्ठा करते थे, इस काल में लोग खाद्य यानी भोजन का उत्पादन करने लगे, मतलब कृषि करने लगे, कृषि कार्य में लग गए। और सबसे पहले यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो प्राचीन उपकरण है, नवपाषाण कालीन का सबसे प्राचीन उपकरण कर्नाटक के मैसूर जिला, यानी कर्नाटक में जिला इसका नाम मैसूर है, मैसूर जिला के लिंगसुगुर से प्राप्त हुआ। मतलब लिंगसुगुर एक जगह है, वहाँ सबसे पहला प्राचीन कालीन औजार प्राप्त हुआ है। तो ये था मतलब इसका इतिहास कि नवपाषाण कालीन का जो किस प्रकार से किन्होंने कब सबसे पहला औजार का आविष्कार हुआ, और इनके बारे में इन्होंने क्या कहा। तो इन्होंने यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि नवपाषाण कालीन का को क्रांति का काल किन्होंने कहा? क्रांति का काल गार्डन चाइल्ड ने कहा। गार्डन चाइल्ड ने इस काल को क्रांति का काल कहा और खाद्य उत्पादक संस्कृति कहा था। और सबसे पहले जिसका खोज ले मैसूरियर ने किया था 1860 ईस्वी में, टोंस नदी घाटी जो उत्तर प्रदेश में है वहीं पे किया था। इसका हम लोग पढ़ेंगे कि नवपाषाण कालीन में क्या क्या विशेषता थी, मतलब इसमें इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखा नवपाषाण कालीन की विशेषता। नवपाषाण काल की विशेषता, नवपाषाण कालीन की विशेषता यानी इस काल में क्या क्या होने लगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस काल में क्या क्या होने लगा। सबसे पहले होता है कि नवपाषाण काल जब आता है, जब नियोलिथिक आ जाता है, मध्यपाषाण काल को पार करके जब वहाँ के उस समय के लोग जब नवपाषाण काल में प्रवेश करते हैं, तो इसी समय कृषि का साक्ष्य मिलता है। मतलब लोग अब कृषक बन जाते हैं। मतलब पहले जो पशुपालक थे और खाद्य संग्राहक थे, शिकारी थे, अब वो लोग कृषक बन जाते हैं। क्यों कृषक बन जाते हैं? क्योंकि पहले लोग झुंड में चलते थे, कहीं उनका निवास नहीं था, वे लोग खानाबदोश थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनका क्रमिक रूप से विकास होता गया, तो उन लोगों को मतलब एक जगह रहने का ढंग मालूम है, किस प्रकार से एक जगह हम लोग रह सकते हैं। तो जब एक जगह लोग रहेंगे तो वहाँ पे कुछ न कुछ बनाएंगे, रहने के लिए अपना जगह बनाएंगे। तो इसी काल में नवपाषाण काल में ही सबसे पहले स्थायी बस्ती, यानी सबसे पहला है कि नवपाषाण कालीन में क्या क्या मिला है। तो नवपाषाण कालीन में सबसे पहले मिला है, इसी काल में कृषि की शुरुआत हुई। इस काल में कृषि की शुरुआत हुई। जब कृषि की शुरुआत हुई, किस प्रकार से कृषि की शुरुआत हुई, तो उन लोगों ने देखा होगा कि कहीं पे कुछ बिजड़ा है, तो उन लोगों को कहीं पे छीटा होगा, कहीं रखे हुए होंगे, तो उनको उनमें से धीरे धीरे 2-3 दिन के बाद उनसे थोड़ा छोटा सा पौधा का जन्म होगा। उसके बाद वही पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, तो इस प्रकार से कृषि का जन्म हुआ। उसके बाद कहता है कि और क्या था, कृषि का शुरुआत हो गया। उसके बाद इसी काल में अस्थाई बस्ती, मतलब नवपाषाण काल में ही अस्थाई बस्ती मिलने लगा। यानी अस्थाई बस्ती मतलब लोग एक जगह निवास करने लगे। उसके बाद और क्या मिलता है, तो इस काल में हम लोग को मिलता है पशुपालन का साक्ष्य। मतलब इसी काल में सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला। पहले तो मध्यपाषाण काल में कुत्ता को पालने के साथ मिला था, लेकिन यहाँ पे पशुपालन का विस्तृत साक्ष्य मिलने लगा। मतलब इस काल में भैंस को पालने के साथ मिलता है, लोग भैंस को अपने साथ पालते थे, और कुत्ता को पालने के साथ मिला है, कुत्ता को भी लोग पालते थे। उसके बाद और क्या कहता है कि इस काल में और क्या हुआ है, तो इस काल में अच्छे किस्म के मृदभांड, मतलब अच्छे किस्म के मृदभांड बने। इस काल में अच्छे किस्म के मृदभांड बने। क्या होता है मृदभांड? मतलब मिट्टी के बर्तन। इस काल में अच्छे किस्म के मृदभांड बने, यानी मिट्टी के बर्तन बने अच्छे किस्म के, मतलब जिनका रंग लाल और हरा होता था। उसके बाद और क्या होता है इस काल में, इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस प्रकार से हुआ कि लोग क्या करते होंगे, जो मिट्टी है, मिट्टी को किसी प्रकार से गोल करते होंगे, गोल करके उसको लुढ़काते होंगे तो आसानी से चलता है। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा होगा कि ऐसा करने से जो पहिया इसको बनाते हैं, ऐसा इसका आकार देते हैं, तो आसानी से इस पर किसी हम सामान को ढोक ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पहिया का आविष्कार हुआ। मतलब क्या क्या हुआ, कृषि का शुरुआत हो गया, अस्थाई बस्ती का साक्ष्य यहीं से मिलता है, पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, अच्छे किस्म के मृदभांड बनने लगते हैं, पहिया का आविष्कार हुआ। और क्या होता है, तो और होता है
पॉलिश किए हुए औजार भी मिलते हैं। इसी काल में पॉलिश किए हुए औजार, पॉलिश किए हुए औजार, यानी नवपाषाण काल में पॉलिश के औजार, पहले नवपाषाण काल के पहले कहीं पॉलिश के औजार नहीं मिलते, बहुत बड़े पत्थर यानी क्वाड्राइट पत्थर मिलता था, या फलक औजार मिलता था, कोर औजार मिलता, मतलब बहुत बड़े बड़े। लेकिन इस काल में क्या होता है कि पॉलिश किए हुए औजार मिलने लगे। लोग के उस समय के जो औजार थे बहुत ही नुकीले थे, चमकीले थे और चमकते रहते थे। तो ये था नवपाषाण काल का विशेषता। नवपाषाण काल में क्या क्या हम लोग को मिला, क्या क्या उस काल में होने लगा था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, तो नवपाषाण काल में पहला होता है कृषि का शुरुआत, यानी कृषि की शुरुआत किस काल में हुई, तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। उसके बाद स्थायी बस्ती, और स्थायी बस्ती का साथ यहीं से मिलता है। पहले लोग स्थायी बस्ती में रहते थे, यानी खानाबदोश थे, यहाँ से भटकते रहते थे, लेकिन इस काल में अस्थायी बस्ती का साथ मिलता है। उसके बाद पशुपालन का साथ है, पशुपालन के साथ पहले ही मिला है, लेकिन इस काल में विस्तृत पशुपालन मिला, मतलब विस्तृत और बहुत सारे पशुओं को पालने के साथ मिला है। भैंस हो गया, बकरी हो गया, मृग हो गया, बहुत सारे पशुओं का पालन का। उसका अच्छे किस्म की मृदभान, मतलब बहुत अच्छी किस्म की उन पर नक्काशी किया हुआ मृदभान, मतलब मिट्टी का बर्तन मिला है जिस पर नक्काशी किया हुआ है और अच्छे से चित्र बनाए हुए हैं। उसका इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ है, मतलब इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। और पॉलिश किए हुए चमकदार औजार भी मिले हैं, मतलब जो इस काल के औजार हैं बहुत ही चमकदार हैं। जो माइक्रोलिथ, मतलब जो मध्यपाषाण काल के औजार थे वो माइक्रोलिथ थे, मतलब छोटे छोटे औजार थे, लेकिन पॉलिश किए नहीं थे। लेकिन इस काल में पॉलिश किए औजार भी मिलते हैं। तो एक नवपाषाण कालीन विशेषता। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नवपाषाण कालीन कौन कौन सी जगह है, यानी कौन कौन सी जगह पे क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसको नोट कर इसका हम आगे पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को मेरा मेहनत अच्छा लगता है, मैं समझाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग कुछ दिनों में बहुत अच्छे टॉपिक, किसी भी क्लास का विस्तृत टॉपिक जैसे 9, 10, 11, 12 सारे का, उसके बाद सारा टॉपिक बाई टॉपिक, इतिहास का, भूगोल का, सारे चीज़ का इस पर सीरीज बाई सीरीज लाया जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं नवपाषाण कालीन स्थल, यानी कौन कौन से नवपाषाण कालीन स्थल हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। इसे पर नोट कीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। हम लोग पढ़ते हैं नवपाषाण कालीन स्थल। तो नवपाषाण कालीन स्थल में कौन कौन से हैं। नवपाषाण कालीन स्थल में सबसे पहला आता है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन में सबसे पहला जो आता है उसको बोलते हैं मेहरगढ़, यानी इसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में लिखेंगे। तो मेहरगढ़ है नवपाषाण कालीन का सबसे पहला स्थल है मेहरगढ़। मतलब मेहरगढ़ से हमें क्या मिला, तो मेहरगढ़ से ही हमें कृषि का साक्ष्य मिला है। कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, यानी जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वहीं पे पाकिस्तान का बॉर्डर है, बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान में ही मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेहरगढ़ को ही हम लोग रोटी का टोकरी बोलते हैं, या बलूचिस्तान का रोटी भी मेहरगढ़ को ही बोलते हैं। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से सबसे पहले मिला है, यहाँ से सबसे पहले प्राचीनतम कृषि के साथ मतलब गेहूँ, 3 किस्म के गेहूँ और 2 किस्म के जौ मिले हैं। मेहरगढ़ से हम लोगों को 3 किस्म के गेहूँ और 2 किस्म के जौ मिले हैं। और यहाँ से क्या मिले हैं, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ मिले हैं, जैसे में यहाँ से आयताकार भवन, मतलब पहले जो आयताकार भवन रहता, आयताकार भवन है, मतलब पहले आयताकार भवन के साथ नहीं था, पहले अस्थायी बस्ती के साथ तो था नहीं। अस्थायी बस्ती में लोग रहते नहीं थे, लेकिन इस काल में हमको मिला है। इस काल में लोग अस्थायी बस्ती के रूप में, अस्थायी बस्ती में रहते हैं, और उस काल के जो भवन है आयताकार रूप में बना हुआ है, यानी मिट्टी के आयताकार भवन भी मिले हैं। और क्या मिला, तो इसी काल में, इस काल में हम लोग क्या क्या मिला है, इसको लिख लेते हैं। इस काल को न कि बलूचिस्तान में है, यह बलूचिस्तान में है, यह बलूचिस्तान में है। इसे रोटी का टोकरी कहा जाता है, इसे रोटी का टोकरी कहा जाता है। यह बलूचिस्तान में है, इसे रोटी का टोकरी कहा जाता है। और क्या है, इसी काल में, मतलब इस काल में जो यहाँ से मेहरगढ़ में 7 स्टेप होता है, यानी 7 सतह का यहाँ खुदाई किया गया है, मतलब खोज किया गया 7 सतह का। खोज करने पे 7 सतह मिला है, जिसमें यहाँ से 3 काल का साक्ष्य मिला है। 3 काल कौन कौन साक्ष्य मिला है, तो 3 काल में यहाँ साक्ष्य मिला है, बहुत सारे साक्ष्य, जैसे में
जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो पाषाण काल का साक्ष्य है उसका सिंधु घाटी सभ्यता का भी साक्ष्य है, और जो पाषाण काल है उसका साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। तो मेहरगढ़ से क्या सबसे पहले जानते हैं, मेहरगढ़ से हमें 3 किस्म के गेहूं, मेहरगढ़ से हमें 3 किस्म के गेहूं और 2 किस्म के जौ मिले हैं। और क्या मिले हैं, और मिला है जामुन, जामुन जो हम लोग खाते हैं, जामुन के साथ मिले। और क्या मिले हैं, तो कपास के साथ मिले। और क्या मिले हैं, बेर के साथ मिले हैं। तो जहाँ से कपास के साथ मिलता है तो यहाँ से पता चलता है कि इस समय के जो लोग हैं कपड़े पहनने लगते हैं, मतलब सूती वस्त्र पहनने लगते हैं। धीरे धीरे इस काल के लोग सूती वस्त्र पहनने लगते हैं, मतलब अब जो पत्ता होता है, पेड़ का छाल होता है, वो नहीं पहनते हैं। कपड़ा पहनने से यहाँ के साथ मिला है, कपास के साथ मिला है। और क्या मिला इसके बारे में जानते हैं, जैसे नोट कीजिए। यहाँ से हम लोग को तांबा गलाने का साक्ष्य मिला है, तांबा गलाने वाला उपकरण का साक्ष्य मिला है। कोई एक ऐसा मशीन होता होगा या कुछ होता होगा जो तांबा को गलाया था, इसका साक्ष्य मिला है। और क्या मिलता है, मिट्टी के आयताकार भवन का साक्ष्य, मिट्टी के आयताकार भवन का साक्ष्य, मतलब इस काल में लोग आयताकार भवन में निवास करते थे। और क्या मिला है, तो यहीं से हम लोग को भैंस पालने का साक्ष्य मिला है, भैंस पालने का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है, तो और मिला यहीं से कारीगर का साक्ष्य, कारीगर का कब्र मिला है। यानी यहाँ पे कारीगर भी रहते थे, मतलब जिनमें एक विशेष प्रकार कला होता था। तो ये है मेहरगढ़ के बारे में। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ है कि मेहरगढ़ सबसे पहले कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ कहाँ है, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ को हम लोग बलूचिस्तान की रोटी या रोटी का टोकरी भी कहते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है, तो यहाँ से 3 किस्म के गेहूं और 2 किस्म के जौ मिले हैं। और क्या मिले हैं, जामुन मिले हैं, कपास मिले हैं, बेर मिले हैं। और क्या मिला है, तो तांबा गलाने के उपकरण के साथ मिले हैं, मिट्टी के आयताकार भवन के साथ मिले हैं, और यहीं से भैंस पालने के साथ मिले हैं, और कारीगर के कब्र के साथ मिले हैं। जैसे और यहीं से सबसे पहले क्या होता है कि विनिमय का साक्ष्य मिला है, यानी विनिमय मतलब खरीद बिक्री, विनिमय का भी साक्ष्य मिला है। मतलब इस काल के लोग खरीद बिक्री भी करना शुरू कर दिए थे। तो यह मेहरगढ़ के बारे में इस नोट की, इसको आगे पढ़ते हैं। और यहाँ पे समझिएगा कि यहाँ पे इस काल मेहरगढ़ से हमें 3 काल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से हमें 3 काल के साक्ष्य मिले हैं। पहला है नवपाषाण काल का, उसके बाद हम लोग को मिला है बी में सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है, तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिला है, ताम्रपाषाण काल का साक्ष्य मिला है। तो यह मेहरगढ़ के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो स्थल है जिसे हम लोग बोलते हैं कश्मीर का जगह है, जिसे हम लोग बोलते हैं बुर्ज होम और गुफ कराल। तो बुर्ज होम से क्या क्या मिला है और गुफ कराल से क्या क्या मिला है, इसे हम लोग अगले ही पढ़ेंगे। इसे नोट कर लीजिए। दूसरा पढ़ते हैं कि जो दूसरा जगह है जो बुर्ज होम है, बुर्ज होम जो कश्मीर में है, बुर्ज होम कश्मीर में है। यह भी नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से बुर्ज होम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बुर्ज का वृक्ष,
बुर्ज का ब्रिज, इसका जो खुदाई है, इसका खुदाई 1935 ईस्वी में 1935 में टोरा एंड पीटरसन ने किया था। इसका खुदाई 1935 ईस्वी में 1935 ईस्वी में टोरा और पीटरसन ने किया था। टोरा और पीटरसन ने किया था। टोरा और पीटरसन ने किया था। यहाँ से क्या मिला है? तो यहाँ सबसे पहला सच मिला है जिसे हम लोग बोलते हैं गर्तावास मिला है। गर्तावास, यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास मैंने क्या कि जो लोग मिट्टी के अंदर अभी अंडरग्राउंड होता है, उसी प्रकार उस समय के लोग मिट्टी के अंदर अपना घर बना कर रहते थे। और क्या मिला है? तो यहीं से हम लोग को मिला है दूसरा में कि मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। मतलब यहाँ से मानव के साथ कुत्ता दफनाना, और इसी के साथ और क्या मिला है? तो इसी के साथ साथ स्वतंत्र पशु का जो शव होता है उसका साक्ष्य मिला है। मतलब इसमें पता चलता है कि इस काल में पशुओं को अकेले भी अगर मरता है तो पशुओं को अकेले भी दफनाया था। मतलब पहला से मिला है तो गर्तावास के साथ मिला है, दूसरा मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साथ मिला है, और तीसरा मिला स्वतंत्र पशु के शव का साक्ष्य। और क्या मिला? तो इसी काल में पहले उस समय के जो पुरुष थे वो शिकार करते थे, लेकिन इस काल में क्या होता है? नवपाषाण काल में यहाँ से एक महिला की तस्वीर मिली है। एक महिला की पत्थर पर तस्वीर मिली है। महिला की पत्थर पर तीर कमान के साथ आखेट करते हुए, आखेट में क्या होता है कि शिकार करते हुए उसका साथ मिला है। मतलब इससे पता चलता है कि इस काल में महिला भी शिकार करने निकल गई थी। मतलब इससे पहले जो काल था उस काल में महिला शिकार नहीं करती थी, पुरुष का शिकार करने का साथ मिला है। लेकिन इस काल में महिला के पत्थर पर तीर कमान के साथ उसका शिकार यानी आखेट का साथ मिला है। तो इसे नोट कर सकते हैं। और इसी काल में क्या मिला है? तो यहीं से क्या मिला है? तो यहीं से बुर्ज होम से हम लोग को हड्डी का ढेर सारा औजार मिला है। हड्डी का ढेर सारा औजार मिला है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन है? तो इसमें जो इम्पोर्टेंट सबसे पहला ये गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो गर्तावास का साक्ष्य कश्मीर से मिला है, कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। उसका मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साथ कहाँ से मिला है? तो मानव के साथ कुत्ता दफनाने के साथ भी बुर्ज होम यानी कश्मीर से ही मिला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरा में गुफ कराल। गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार का घर। गुफ कराल का क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारे पूछा है, यूपीएससी में पूछा है कि गुफ कराल का मतलब क्या होता है? तो गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार का घर यानी कुम्हार का आवास। यानी यहाँ से हमें क्या क्या मिला है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जैसे नोट कीजिए। इसी बीच हम लोग कुछ मोटिवेशन देख लेते हैं। जब यहाँ पे सुनिएगा, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या न मिले, अब सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। ये तो इससे कहने का मतलब है कि हम लोग को अपने मतलब सीढ़ियाँ तो उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना, लेकिन हम छत तक नहीं जाना है, बहुत ऊपर तक जाना है। वह कहता है कि हम लोगों को सफलता मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है, किस्मत का बात है। अगर हम कोशिश न करें तो बिल्कुल गलत बात है। तो इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा में गुफ कराल, यानी गुफ कराल से क्या क्या मिला है इसका पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो गुफ कराल की खुदाई जो था, तीसरा जगह है जो गुफ कराल, ये भी कहाँ है? ये भी कश्मीर में है। और गुफ कराल का मतलब होता है कुम्हार का घर। गुफ कराल का मतलब कुम्हार का घर। तो यहाँ से हमें क्या क्या सच मिला है? तो यहाँ से सबसे पहला सच मिला है कि गुफ कराल में यहाँ से हम लोग को सच मिला है, यहाँ से हड्डी का औजार मिला है। हड्डी का औजार मिला है।
हड्डी का सुई भी मिला है, हड्डी का औजार मिला है, हड्डी का सुई मिला है, और क्या मिला है, तो यहाँ सिलवट्टा, सिलवट्टा का साँच मिला है, सिलवट्टा का साँच। सिलवट्टा का मतलब क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं घर में लोहा सिलवट होता है, उसका साँच हम लोग को यहीं से मिला है। और क्या मिला है, तो यहाँ से आवास के 3 चरणों का प्रमाण मिला है, मतलब यहाँ से आवास के 3 चरणों का साँच मिला है, आवास के 3 चरणों का, मतलब आवास को अलग अलग रूम बाय रूम बांट दिया, आवास के 3 चरणों का साँच मिला है, आवास के 3 चरणों का यहीं साँच मिला। और क्या मिला है, तो यहीं से ढेर सारे पशु हैं, जैसे बकरी हो गए, भेड़ हो गए, लाल मृग, इसका हड्डी मिला, यानी बकरी का, भेड़ का, लाल मृग, ये सब का हड्डियाँ मिली हैं, मतलब ये सब का हड्डियाँ का साँच मिला है। कहाँ से, तो गुफकराल से क्या मिला है, तो गुफकराल से हड्डी का औजार मिला है, हड्डी का सुई मिला है। सिलवट्टा मतलब सिलौट होता है, उसका साँच मिला है। आवास के 3 चरणों का साँच मिला है, तो ये था गुफकराल मतलब होता है कुम्हार का घर, और गुफकराल कहाँ है, गुफकराल कश्मीर में है। इसका तो हम लोग पढ़ेंगे कोल्डिहेबा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथा साक्ष्य है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोल्डिहेबा। चौथा कोल्डिहेबा, तो कोल्डिहेबा से हमें क्या मिला है, इसमें समझना है, कोल्डिहेबा से हम लोग सबसे पहला धान का साक्ष्य मिला है। तो धान का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहेबा से मिला है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहेबा से मिला है। गेहूं का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है। और धान एंड चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कोल्डिहेबा से मिला है। और कोल्डिहेबा से पहला नवपाषाण काल का मिला है। अगर मध्य पाषाण काल का पूछेगा तो एक जगह है लहुरा देव, जो संत कबीर नगर में है, वहां से हम लोग सबसे पहला धान और चावल का साक्ष्य मिला है लहुरा देव से। तो कोल्डिहेबा से क्या मिला है, तो कोल्डिहेबा जो है यहाँ जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का जो बेलन घाटी क्षेत्र है वहां पे स्थित है। यह यूपी के बेलन घाटी, यह यूपी के बेलन घाटी में है, यह यूपी के बेलन घाटी में है। और यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से हमें सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला है। चावल यानी धान का साक्ष्य मिला है। यहाँ चावल यानी हम लोग कोल्डिहेबा से यूपी के बेलन घाटी में है, यूपी के बेलन घाटी क्षेत्र में है। यहाँ से चावल यानी चावल का साक्ष्य मिला है। और यहीं से क्या मिला है, तो यहाँ से तीन काल का साक्ष्य हम लोग को मिलता है। इसमें पहला है नवपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल का साथ मिला यहाँ से। और लौह युग, मतलब लौह युग था, यानी लोहा का युग आया था, तो उसका साक्ष्य भी यहाँ से मिला है, यानी कोल्डिहेबा से। तो कोल्डिहेबा का इम्पोर्टेंट क्या है, तो कोल्डिहेबा हमें सबसे पहले नवपाषाण काल में सबसे पहले धान के साथ कहाँ से मिला है, तो धान का साथ यानी चावल के साथ कोल्डिहेबा से मिला है। और क्वेश्चन पूछा कि सबसे पहले कहाँ से मिला है, तो मध्य पाषाण काल में एक जगह है लहुरा देव, जो यूपी के संत कबीर नगर मोहल्ले में स्थित है, वहां से हम लोग सबसे पहले लहुरा देव से सबसे पहले चावल का साथ मिला है। तो यह चावल का साथ कोल्डिहेबा, इसे नोट कीजिए। इसका कुछ और इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से हम लोग को मिला है साक्ष्य, जैसे में इससे इम्पोर्टेंट, इसके बाद जो बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ से दूसरा साक्ष्य मिला है, हमें बोलते हैं चिरांद। चिरांद कहाँ है, तो चिरांद बिहार के सारण जिला में है। ये इम्पोर्टेंट है, चिरांद बिहार के सारण जिला में है, जहाँ से हमें नवपाषाण काल के बहुत से साक्ष्य मिले हैं। जैसे हमें यहाँ से हम लोग को मिला गेहूँ मिला, गेहूँ का साक्ष्य मिला है, धान का साक्ष्य मिला है, मटर का साक्ष्य मिला है। यहाँ से हम लोग को गेहूँ का साक्ष्य मिला है, धान का साक्ष्य मिला है, मटर का साक्ष्य मिला है, चना का साक्ष्य मिला है, उड़द का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है, तो यहीं से हमें बहुत सारे हड्डी का औजार का साक्ष्य मिला है।
हड्डी का औजार, हड्डी का सुई, ये सारे बहुत से शब्द मिले हैं। कहाँ से? इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि चिरान जो है वो कहाँ है? तो यह बिहार के सारण जिला में स्थित है और यहीं पे हम लोग को सार्वजनिक भोजनशाला यानी सार्वजनिक भोजनशाला का साथ है। इसमें सार्वजनिक भोजनशाला क्या होता है? तो सार्वजनिक भोजनशाला का मतलब होता है सार्वजनिक भोजनशाला का मतलब होता है जो होटल होता है उसका भी साथ हम लोग को यहीं से मिला है। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट है, एक जगह है महागढ़ा। तो महागढ़ा से हमें क्या मिला है? तो महागढ़ा जो यूपी में है, यहाँ से हम लोग को धान और जौ का साथ मिला है। छठा जगह जो है महागढ़ा, महागढ़ा ये यूपी में है, यहाँ से हम लोगों को धान और जौ के साथ मिला है। और यहीं से क्या होता है कि 3 रूम वाला गौशाला यानी जो जहाँ पे गाय रहती है उसका साथ यहीं से मिला है महागढ़ा से, यानी 3 कक्ष वाला, 3 प्रवेश द्वार वाला गौशाला के साथ मिला है। तो ये थे नवपाषाण आया। इसके अलावा कुछ दक्षिण भारत की जगह हिस्से में कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हुआ, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी नवपाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो ये था आज का नवपाषाण कालीन इतिहास। मतलब कि हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से लोगों ने कृषि करना शुरू किया, किस प्रकार से पहिया का आविष्कार हुआ, उसके बाद कहाँ से सबसे पहले गेहूं का साथ मिला है, कहाँ से कृषि का साथ मिला है, कहाँ से चावल का साथ मिला है, कहाँ से कौन कौन साथ मिला है, सभी के बारे में हमें विचार से जाना। और हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद जो आता है ताम्रपाषाण काल, यानी इसके बाद अब तांबा का युग शुरू होगा। सबसे पहले धातु का जो आविष्कार किया जाएगा उसका नाम तांबा होगा। और अगले क्लास में पढ़ेंगे हम ताम्रपाषाण काल के बारे में पूरा विस्तार से, किस प्रकार से लोगों ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग करना शुरू किया, तो तांबा धातु का उपयोग करना शुरू किया। तो आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लोगों के लिए, अगर ये वीडियो उपयोगी है, कंटेंट समझ आता है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। हमें जितना मोटिवेट कीजिएगा उतना ही आप लोग को अच्छे से कंटेंट मिलेगा। तो आज क्लास एक मोटिवेशनल समाप्त करते हैं। कहता है ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना कोई संघर्ष, ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, जब आग लगी हो सीने में, इसी के साथ हम लोग आज क्लास समाप्त करते हैं।